Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Benchmark domestic equity indices end a range-bound session with modest gains. Sensex advances by 270 points to close at 83,713. Nifty closes above 25,500 points. US extends reciprocal tariff suspension period from July 9 to August the 1st. President Donald Trump announces tariffs on 14 nations. And global crude oil prices edge down. Brent crude trading at $69.57 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में सीमित दायरे में आज हुआ कारोबार। प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 270 अंक कुचला, निफ्टी 25,550 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद। अमेरिका ने जवाबी शुल्क तय करने की समय सीमा 9 जुलाई को 1 अगस्त तक के लिए बढ़ाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों के साथ शुल्क लिए जाने की घोषणा की। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत घटी। ब्रेंट क्रूड के दाम $69.05 प्रति बैरल पर आए। घरेलू शेयर बाजार में आज एक सीमित दायरे में कारोबार हुआ। हालांकि अंतिम चरण में अच्छी खासी लिवाली की गई और प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 270 अंक यानी 0.32% बढ़त के साथ 83,713 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 61 अंक यानी 0.24% लाभ के साथ 25,523 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चले तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 0.1% की कमी देखने को मिली। Benchmark domestic equity indices today ended with modest gains supported by sharp recovery during the last half hour of trade. Both the stock market indices remained range-bound for most of the session as investors awaited clarity on the US-India trade deal. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex rose by 270 points, or 0.32%, to close at 83,713. The National Stock Exchange Nifty 50 added 61 points, or 0.24%, to settle at 25,523. In the broader market indices at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index closed unchanged, while small-cap index declined over 0.1%. नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 18 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए। लाभ उठाने वाले में सबसे ऊपर रहने वाली कंपनी बनी कोटक बैंक, जिसके शेयरों में 3.6% की तेजी आई। एटर्नल के शेयर 1.9% लाभ के साथ बंद हुए। एशियन पेंट्स को 1.7% का मुनाफा हुआ। उधर घाटा उठाने वालों में सबसे अव्वल रही कंपनी टाइटन, जिसके शेयर 6.1% नुकसान में रहे। ट्रेंट के शेयरों में 1.1% की कमी देखने को मिली। एक्सिस बैंक को 0.8% का घाटा हुआ। In the sectoral indices of the Bombay Stock Exchange, 14 out of the 21 sectors ended up. Among the top gainers, Realty surged by 1%, BankX climbed over 0.7%, and Power increased by 0.7%. In the top laggards, consumer durables dipped almost 1.7%, healthcare slipped 0.8%, and telecommunications fell nearly 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,081 companies declined, shares of 1,948 companies advanced, while shares of 138 companies remain unchanged. At the National Stock Exchange, 56 companies hit their 52-week high, while 40 hit their 52-week low. नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 16 पैसे मजबूत हुआ। 85 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 97.45 पर चल रहा था।
पुनीत जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे और खासतौर से निफ्टी एक बार फिर से 24,500 यानी 25,500 के स्तर से ऊपर उठा है। क्या दर्शा रहा बाजार? मनोज जी, पिछले एक सप्ताह में हमने देखा है कि बाजार थोड़ा, जैसे आप कह सकते हैं, ठंडे बस्ते में था और कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही थी, वॉल्यूम्स भी कम थे मार्केट में। उसका मुख्य कारण ये था कि पिछले सप्ताह सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें जेन स्ट्रीट नाम का जो हेज फंड है यूएसए का, उसको ये उन्होंने पेनलाइज किया, मार्केट से बैन किया था कि वो मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे थे, पर्टिकुलरली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में, जिससे कि डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नुकसान हो रहा था बहुत ज़्यादा। और तो जब ये ऑर्डर आया उसके बाद हमने देखा कि बाज़ारों में काफ़ी एकदम वॉल्यूम्स में भी कमी आई, थोड़ी ट्रेडिंग कम हो रही थी और हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब कंसोलिडेशन कर रही है, नया एक आधार ढूंढ रही है। फॉर्चुनेटली आज जब बाज़ारों की शुरुआती दौर तो बहुत सुस्त था आज बाज़ार का, इनफैक्ट करीब करीब क्लोजिंग से करीब आधे घंटे पहले तक बाजार में कोई खास मूवमेंट नहीं थी और अचानक लास्ट सेशन में फिर कुछ बाइंग हुई। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने भी बाइंग करी, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी थोड़ी बाइंग करी। मुझे लगता है अच्छा संकेत है और एक बाजारों में जो एक सुस्तपन आ गया था, शायद आने वाले समय में वो फिर कम हो। Puneet, one gets the impression looking at VIX, which is at 12.2, that there is a lot of institutional buying and support right now in the market, not so much from the FIIs, but clearly from the DIIs, and everyone is waiting for the outcome of the US-India trade deal. The US government has already released the initial list of 14 nations where you have the imposition of tariff between 25 and 40%, and this includes Japan and South Korea. But there is a positive sentiment that the US-India trade deal is going to be favorable to India to a great extent as compared to the rest of the trading nations which are really fighting for the best possible terms with the United States government. How do you look at the macroeconomics, the import-exports with the US, and what the possible outcome is, and what the market is pricing securities at? So, Arjun, for I think global markets, this pending trade deal issue is a big issue. And the markets are really looking at this, as settling this issue sooner than later. And in fact, I just saw some reports that India and US could announce some kind of preliminary deal by end of today. So probably we will see some deals happening in the next 20 days in US, which will stabilize the macroeconomic environment. The markets surprisingly have been very robust in the past 2-3 months. The US markets are ruling at all-time highs. The global markets are also quite, I would say, quite sanguine right now, and they're very comfortable. But because they're expecting these trade deals to happen and the trade to return to some kind of normalcy, if that does not happen in the next 20 days, then I think we would see a pullback in the markets. Also, I think next week we are going to see a very important meeting of US Fed, the July meeting, where there's a slight possibility that might cut interest rates next week. I think that probability is only 20-30%, but still there's a probability that we would see a rate cut in US in July. Of course, I think by September we will surely see a rate cut in US. So all these things I think are going to impact macroeconomic environment for the markets. Overall, right now markets seem to be in a happy place. They seem to be confident of good numbers going forward. But I think we need to be cautious and watch out for these events. Well, there's a lot of liquidity in the market. We are citing all these figures which are specific to the cash market. Give us your insight into the derivatives market, because now you have 2 days in the week where you know what the weekly expiry is on. One is on Tuesday and the other is on Thursday, and that has to a great extent controlled the excessive volatility in the market. Then you mentioned about Jane Street, which has been penalized by SEBI last week itself. How do you look at the derivatives market not complementing the cash market right now? So, obviously, derivative market was supposed to be a derivative of the cash market. But we have, unfortunately, a situation where the tail seems to be wagging the dog. So clearly, it is now the derivatives market which is determining the outcomes in the cash market, which is not a happy situation. A lot of hedge funds, you mentioned Jane Street, they were manipulating the derivative market
to their advantage and to the disadvantage of retail investors in India. I hope SEBI has just started taking this action. I think the action against Jane Street will expand to other hedge funds also in India. And today only SEBI actually came out with data which showed that 91% of traders in the retail segment, they lose money in the derivatives, and total losses in the last 1 year were 1,05,000 crore for retail investors. So you can imagine the kind of money retail investors are losing in the derivatives market, and that money is being made by people like Jane Street. So I seriously think that SEBI should rethink this weekly expiry of options that we have, index options that we have, because that it only increases speculative element. So clearly, I think the evolving situation is pointing towards rationalization of this situation. Derivatives are important. They're important for hedging risk. But unfortunately, in India, we have seen derivatives become an instrument for speculation itself. So I think we need some kind of a recalibration of policy there. पुनीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण कह लें कि एक बिंदु उठा लिया है। इस पर थोड़ा और हम समझना चाहेंगे अपने श्रोताओं के नजरिए से। बाजार में हम मान के चल रहे थे कि अब इस तरह की हेरा फेरियां नहीं होती होंगी, या ऐसी होती होंगी जिन्हें पकड़ पाना या इतना बड़ा आयाम नहीं होगा। ये 1 साल का आयाम बहुत बड़ा आयाम है, और मुख्य रूप से जो हमारे मार्केट मंत्र के श्रोता हैं, यानी रिटेल इन्वेस्टर, आमतौर पर वही इससे प्रभावित हुए हैं। तो इससे निकलने का रास्ता दोनों ओर से, एक नियामक की ओर से क्या हो सकता है, और दूसरा जो हमारे छोटे निवेशक हैं उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हेरा फेरी के जरिए जो कुछ हो रहा है उससे वो कैसे अपने आप को संभाल सकें, बचा सकें। बिल्कुल मनोज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि बाजार के इसके 2 आयाम हैं। एक तो हेरा फेरी है, जो ये बड़ी इंस्टीट्यूशंस मिसयूज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को प्रॉफिट कमाने के लिए, और एक जो सावधानियां हैं जो छोटे इन्वेस्टर को रखनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेवारी भी है कि हम लोग इस प्रकार के गतिविधियों में ना फंसें और इस प्रकार से हम मैनिपुलेट ना हो। तो रेगुलेटर का तो शुरुआत हुई है, अब सेबी ने पहला स्टेप उठाया है, और आगे मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के और कदम उठाएंगे और प्रोएक्टिवली वो उनको पकड़ेंगे जो लोग इस प्रकार से मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जेन स्ट्रीट जो एक हेज फंड की हम बात कर रहे हैं, पिछले वर्ष में उन्होंने 44,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया था एक कंपनी ने, और सिर्फ एक दिन की ट्रेडिंग करते थे वो हफ्ते में, और उसको मैनिपुलेट करके मार्केट को कमाते थे। और उसके दुख की बात यह है कि जो 44,000 करोड़ मोस्टली जो प्रॉफिट कमाया वो उन्होंने फॉरेन एंटिटीज में कमाया, जिसका उन्होंने 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं दिया। टैक्स एग्जम्प्टेड ज्योग्राफी से वो काम करते थे। उसके सामने जो लॉस, ऐसा सेबी की रिपोर्ट कहती है, मेरा इसमें कोई क्योंकि लीगल मैटर है तो मैं तो सिर्फ सेबी की रिपोर्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ। और जो प्रॉफिट कमाया, वो जो लॉसेस किए वो उन्होंने डोमेस्टिक एंटिटी में किए। तो इसका एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और ना सिर्फ एक कंपनी की बात करें हम, मुझे लगता है कि और भी जो प्लेयर्स हैं इस मार्केट में उनको रेगुलेटर द्वारा उनके ऊपर लगाम कसने की ज़रूरत है। पर साथ में जो छोटे इन्वेस्टर्स की आपने बात करी, जो जैसे हमारे मार्केट मंथ के श्रोता हैं, मैं ये कहूँगा कि देखिए, उन्हें जब तक एक्सपर्टीज ना हो तब तक स्पेकुलेटिव मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। इस आज के भारत का शेयर बाजार, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है और इतनी स्ट्रांग है कि आपके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, वहाँ आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन जो स्पेकुलेटिव टेंडेंसी है कि जल्दी पैसा बना लें और बहुत एकदम तुरंत पैसा बन जाए, मुझे लगता है इससे हमको बचना चाहिए। और ये सिर्फ डेटा सामने है, 91% ऑफ ट्रेडर्स इन डेरिवेटिव मार्केट अकॉर्डिंग टू सेबी उन्होंने लॉस किया, और 1 लाख करोड़ का लॉस किया 1 साल में। पुनीत, जस्ट कमिंग बैक टू द जेन स्ट्रीट scandal. Clearly the liability is civil in nature, not criminal in nature. Bank Nifty was apparently manipulated in the cash market by Jane Street. But today Bank Nifty has again gone up by 307 points. It's at 57,256. There's a lot of other sectors oscillating. The only sectors which are not oscillating, according to the reports, is FMCG and pharmaceuticals. So those are tuned into Market Mantra right now. What would you advise? What sectors should they buy into? Banking is still a hot sector to buy into or not? What's your view? So banking
as far as banking sector is concerned, I think there's enough value and long-term visibility of earnings. So for long-term investors, banking still continues to be a good sector to invest in. Only thing what we are cautioning against is the speculative activity in terms of options and futures, and particularly when investors are not trained to deal with these kind of instruments. So I think if one is looking at investing in FMCG, there's a lot of value there. In fact, stocks have come down a lot. So I think we have the hospitality sector, we have hotels, travels, tourism, I'm told is doing very well. That appears to offer very good opportunities. Manufacturing sector in India has really taken off, and we have seen that the companies in manufacturing sector are doing very well. There are enough opportunities for long-term investors to park their capital, to put their money there and make decent returns. It is only the tendency to make quick gains, I think, which is what we are cautioning against. यानी लोभ हमेशा नुकसान का कारण होता है, वो अकारण नहीं कहा जाता। और शेयर बाजार में जो वायदा कारोबार में गए या जो डे ट्रेडर बन गए, जो ना बनने की सलाह पुनीत जी और हमारे अन्य विशेषज्ञ भी देते रहे कि डे ट्रेडिंग मत कीजिए, उससे नुकसान अधिक होगा, वो साबित हुआ है, प्रमाणित हुआ है। आइए अब चलें वैश्विक बाजार की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां कुल मिलाकर लिवाली का रुख आज दिखा है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी निवेशकों की खरीदारी से 1.8% लाभ के साथ बंद हुआ। हांगकांग के हिंगसेंग में 1% से अधिक की वृद्धि हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.7% ऊपर उठकर बंद हुआ। उधर सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.4% की वृद्धि हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक भी 0.26% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां मिला जुला रुख था। समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी के डेक्स में 0.3% से अधिक की वृद्धि चल रही थी। लंदन का फुट्सी 100 0.1% ऊपर चल रहा था। उधर फ्रांस के कैक 40 में 0.1% की ही गिरावट दिख रही थी। Moving on to the US stock market, US stocks edged down on Monday after President Donald Trump posted letters to countries indicating new tariffs on imported goods. The Nasdaq Composite as well as the Dow Jones Industrial Average dropped over 0.9% each, and the S&P 500 lost almost 0.8%. All three major stock market indices registered the worst day fall since mid-June. What's your view on the US markets? Not just the stock market, because the US government, via these letters, sent 14 countries in the initial list who are facing tariffs between 25 and 40%. And let's read the other story by President Donald Trump, which we have on Akashvani. US President Donald Trump has said that the US was close to reaching a trade deal with India, even as he announced tariffs on 14 nations. While speaking to reporters as he hosted Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House on Monday, Trump stated that he had sent a letter to the nations that he believed would not make a deal with the US. We've made a deal with the United Kingdom. We've made a deal with China. We've made a deal. We're close to making a deal with India. Others we met with, and we don't think we're going to be able to make a deal. So we just send them a letter. If you want to play ball, you have to. This is what you have to pay. So as far as I'm concerned, we're done. We're sending out letters to various countries, telling them how much tariffs they have to pay. Some will maybe adjust a little bit, depending if they have a cause. We're not going to be unfair about it. And actually, it's a small fraction compared to what we should be getting. We could be asking for much more, but for the sake of relationships that we've had with a lot of really good countries, we're doing the way I do it. But we could be getting a lot more. We could ask for a lot more than what we're asking for. The United States has delayed the implementation of its Liberation Day reciprocal tariffs until the 1st of next month, providing additional time for affected countries to finalize interim trade deals with the US. US President Donald Trump said he would impose a 25% tariff on goods from Japan and South Korea starting on August the 1st. So we're talking about Japan and South Korea as well. But if you look at the currency market right now, the US dollar index is 97.61. If you look at their 30-year treasuries, it's almost touching 5%, which means that the demand for US treasuries is actually come down, not gone up. And of course, the story that we read earlier was that the three stock market indices in the US have fallen by as much as 1%. So why is the market reacting in this manner? And there is also a punishment for
those nations on which high tariffs have been imposed, like Cambodia, Laos, Indonesia, as much as 40%, 36%, because they have ties with China. So Arjun, two things. One is that situation in US is very fluid. So markets now no longer believe whatever President Trump says. They don't think that is the final situation, because this changes every week. 9th July came and he said that I will reimpose tariffs, and now he's kicked the can down to 1st of August. And most of the market believes that he will not probably implement the tariffs on 1st of August. And the nations that you mentioned, these 14 countries, except China, except Japan and South Korea, other countries are very small countries. They're not big trading partners with the USA. So whether it comes to the large countries, I think US is keeping its doors open. I think the gist is that we really do not know what is happening, because it changes so fast in USA. But when we come to the macroeconomic situation in US, clearly the US is on a weak wicket, because they're borrowing a lot. The latest bill that they had, the tax bill, they're going to increase the debt, which is why the big beautiful bill. The big beautiful tax bill. And therefore the yields on the treasury, 10-year treasury yields actually went up to 4.4%. So if you have dollar index at 97 and still the yields are at 4.4, I don't think it's good news for USA. I would be cautious going forward, and we need to really wait and watch for next couple of months more to see where it all goes. पुनीत जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा राष्ट्रपति ट्रंप के एक सिर्फ पंक्ति की ओर, द वे आई डू इट. तो राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा उसका आशय 9 जुलाई 1 अगस्त को पहुंच चुका है. आने वाले दिनों में विश्व व्यापार पर आपने कहा कि बड़ी तरल स्थिति अभी दुनिया की, और अमेरिका की भी स्थिति डामाडोल हो सकती है यदि ऐसे चला तो. विश्व व्यापार में हमारी क्या स्थिति रहेगी ऐसी परिस्थितियां रहती हैं तो? बहुत देखिए मनोज जी, इशू क्या है, आज अगेन एक और डेटा पॉइंट मैं आपको देता हूं. आज ही डेटा आया है यूएस से कि जो उनका सी इंपोर्ट्स था, जो इंपोर्ट्स चाइना में अमेरिका में हुए थ्रू द सी रूट इन जून, वो 28% कम हुए हैं. तो जो ऑलरेडी जो टैरिफ वॉर है, ये स्टॉक मार्केट पूरी कहानी नहीं बता रही है. There's a baseline tariff of 10%. There's a 10% टैरिफ लाइन, और उससे व्यापार पे फर्क पड़ रहा है. 30% इंपोर्ट्स अमेरिका में कम हुए हैं पिछले जून के महीने में, जो सी से पोर्ट से होते हैं. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑलरेडी डिसरप्टेड है, सप्लाई चेन्स ऑलरेडी अफेक्ट हो रही हैं. उसका असर हम देखेंगे बाजारों में, वो शायद 2 या 3 महीने बाद देखेंगे, पर ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रेस है वो वर्ल्ड इकोनॉमी पे दिख रहा है, और भारत के ऊपर भी वो स्ट्रेस का असर जरूर आएगा. In more news, after concluding his visit to Rio de Janeiro for the 17th BRICS summit, where he participated in several bilateral meetings and release of the Framework Declaration on Climate Finance, Prime Minister Narendra Modi will hold delegation-level talks with Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilia this evening. The talks will focus on broadening of the strategic partnership between the two countries in areas of mutual interest, including trade, defense, energy, space, technology, agriculture, health, and people-to-people linkages. Several agreements are also expected to be signed after the talks between the two nations. Puneet, I want to draw your attention to the BRICS summit, because the tariff policy of the US is again targeted the BRICS nations, where President Trump has said, I will levy an additional 10% on BRICS nations, because, they're talking about how these unilateral reciprocal tariff rates are being framed by the US government, and they're also talking about alternatives to the US currency. What's your take? So clearly, BRICS appears to be a thorn in the flesh for US and for countries which want to dominate the world trade. And interestingly, Prime Minister Narendra Modi, in this particular summit, has taken the lead to show the world that Global South has a strong voice. And I think we are emerging as one of the major, BRICS is emerging as a major voice in global trade. And I think going forward, it will continue to be a challenge, because the US wouldn't, of course, like it, China wouldn't like it, that it disrupts their trade business. In more news, as Windhoek prepares to welcome Prime Minister Narendra Modi, expectations are running high for a renewed era of partnership between India and Namibia. With bilateral trade currently at around $600 million, the visit is expected to give a major push to commercial ties and open new avenues for Indian investments in Namibia's key sectors. A report.
Prime Minister Narendra Modi's maiden visit to Namibia is being seen as a turning point in Indo-Namibian relationship. Indian High Commissioner to Namibia Rahul Srivastav said the visit offers a strong opportunity for both the countries. Namibia can tap into India's vast experience, while India can strengthen its presence in Africa, especially in sectors of strategic importance. He said that a discussion regarding the preferential trade agreement between India and South African Custom Union is also going on. जब प्राइम मिनिस्टर जी आएंगे उसमें ये भी वार्तालाप होगी. ऑयल एंड गैस में हमारा और भी यहाँ पर प्रेजेंस बढ़ेगा और नमीबिया अपनी एक रिफाइनरी बनाना चाहता है. नमीबिया अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहता है और दूसरा एरिया है क्रिटिकल मिनरल्स. लिथियम हो गया, ग्रेफाइट है, उसके बाद मोलिब्डेनम, हेवी रेयर अर्थ, काफी सारे मिनरल्स हैं जिस पर हमारे PSUs इन्वेस्ट कर सकते हैं. India already has a strong footprint in Namibia's diamond industry, and local diamond business leaders are looking forward to this visit with optimism. My name is Prakash Kothari. I represent KGK Diamonds Namibia. KGK Diamonds Namibia started almost 10 years in Namibia, and we are a client of Namibian Diamond Trading Company. With the visit of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, with his visit between Namibia and India, relations will go more stronger, especially in our field, diamond sector. We are looking forward to have a more stronger relationship and looking forward more business opportunity in Namibia. As Namibia rolls out the red carpet for Prime Minister Narendra Modi, the visit is expected to spark a new phase of strategic and economic cooperation. For both the countries, it marks not only the strengthening of trade ties, but also the beginning of a deeper and more resilient partnership. For Market Mantra, this is Aparna Khun, Akashvani News, Windhoek. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा क्षमताओं को उन्नत करने और उनका विस्तार करने में अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए नॉर्वे में विभिन्न परियोजनाओं को तलाश रहा है. उन्होंने नॉर्वे के बर्गन में स्थित नॉर्दर्न लाइट्स CO2 टर्मिनल का दौरा किया. श्री पुरी ने जल कार्बन अन्वेषण के संपूर्ण विस्तार से संबंधित प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से नॉर्वे के ऊर्जा पेशेवरों द्वारा गहरे समुद्र के अन्वेषण पर चर्चा की. एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में गहरे समुद्र के प्रौद्योगिकी तंत्र को विकसित करने का प्रयास कर रही है. And more news from the crude oil market. Crude oil prices retreated today after climbing almost 2% in the previous session. Brent crude was trading nearly flat at $69.57 per barrel, and WTI crude was trading over 0.2% down at $67.79 per barrel when reports last came in. Moving on to the precious metals market now. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 0.3% down at 97,280 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was also trading over 0.1% down at 1,08,200 rupees per kilogram a short while ago. नजर डालते हैं सोने की स्थिति पर एक बार फिर. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.3% के आसपास नीचे आकर 96,940 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं सितंबर में आपूर्ति वाली चांदी भी 0.18% अपनी चमक खोकर 1,08,126 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. बहुत संक्षेप में एक दो शब्दों में पुनीत जी समझना चाहेंगे सोने चांदी की दिशाएं क्या हैं आने वाले दिनों में? मनोज जी, ऐसा लग रहा है कि सोने की कीमत अब यहाँ पर स्टेबलाइज करेंगी थोड़े समय तक और फिर शायद कंसोलिडेशन हो और ट्रेड की जियो पॉलिटिकल रिस्क जो है वो कम हो गया है. चांदी में कुछ तेजी हम देख रहे हैं और वहाँ कीमतें जो हैं वो अब ज़्यादा बढ़ रही हैं. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम पुनीत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. धन्यवाद मनोज जी. And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices end range-bound session with modest gains. Sensex advances by 270 points to close at 83,713. Nifty closes about 25,500. US extends reciprocal tariff suspension period from July 9 to August 1st. President Donald Trump announces tariffs on 14 nations. And global crude oil prices edge down. Brent crude trading at $69.57 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.